नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों का पॉलिटी का लेक्चर चल रहा था और उसी सीरीज़ में आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां और आपातकाल की शक्तियां, तो उन सारी चीज़ों को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसकी पीडीएफ दोस्तों आज की डेट में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी, तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वित्तीय शक्तियों के बारे में, फाइनेंशियल पावर्स के बारे में जानेंगे आज हम लोग। तो देखिए, राष्ट्रपति जो होते हैं तो राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाते हैं, जिसको बजट भी कहा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक या वित्त विधेयक, अनुदान की मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकती। तो ये लाइन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए धन विधेयक है या वित्त विधेयक है या अनुदान की मांग है, जिसमें पैसे का निकालना संचित निधि से या उसमें ऐड करना, ठीक है, ध्यान रखिए, निकालने से संबंधित है आपकी धन विधेयक या वित्त विधेयक या अनुदान की मांगे, तो ये लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती बिना उसकी इजाज़त के। भारत की आकस्मिक निधि पर भी उसका नियंत्रण होता है, राष्ट्रपति जी का नियंत्रण होता है। और राष्ट्रपति जी वह आकस्मिक व्यय के लिए निधि से धनराशि दे सकते हैं और इसके बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, कि पहले दे देंगे फिर उसके बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। उसे एक वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन नियुक्त करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति जी को, और अनुच्छेद 280 के तहत है, ध्यान रखिएगा, जो आर्थिक स्थिति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आर्थिक स्थिति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श आर्टिकल 202 के तहत चीज़ें प्राप्त हैं, ठीक है। अब देखिए, सैन्य शक्तियों की बात कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायुसेना, जल सेना, इन तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। आर्टिकल 53(2) के तहत उसे युद्ध घोषित करने और शांति स्थापित करने की भी शक्तियां प्राप्त होती हैं, कि जैसे अगर युद्ध की घोषणा करनी है तो भी उसकी शक्ति उसी के पास में है, और शांति की घोषणा करनी है तो यह शांति की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास में ही होती है। वह तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है, वो चाहे जल सेना, वायुसेना, थल सेना, ठीक है। किंतु राष्ट्रपति इस शक्ति के द्वारा विधि बनाकर विनियमित या नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ सैन्य शक्तियाँ हैं आपके राष्ट्रपति जी की। अब देखिए, राजनयिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर्स कौन कौन सी होती हैं। तो भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति जो हैं वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वह विदेशों में स्थित एक भारतीय दूतावासों के लिए राजदूत, कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी करते हैं। जैसे देखा होगा आपने, फॉरेन डिप्लोमेट्स जो होते हैं, जो राजदूत होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, व्यवहारिक रूप में इनकी नियुक्ति कौन करेगा? जो मंत्रिपरिषद है, ध्यान रखिएगा, सरकार। विदेशों के राजदूत और कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से संधियां, समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से ही की जाते हैं। इन समझौतों के संबंध में पहल मंत्रियों के हाथ में रहती है, इसकी संसद से पुष्टि आवश्यक होती है, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपातकालीन शक्तियों के बारे में देख लेते हैं, इमरजेंसी पावर्स के बारे में। संविधान में 3 प्रकार के संकट काल का अनुमान किया गया है, और जिनके लिए राष्ट्रपति को विस्तृत संकटकालीन अधिकार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति को निम्न 3 प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो सबसे पहले तो आती है नेशनल इमरजेंसी, जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। यदि राष्ट्रपति को यह संज्ञान हो जाए कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रतिस्थापित करने के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा में है, तो भाई सुरक्षा का संकट है, तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल
कि एक लिखित सहमति भी आवश्यक होती है। आपात की उद्घोषणा का 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। अनुमोदन के पश्चात आपात 6 माह तक लागू रहेगा। 6 माह के बाद भी अगर लागू रखना है तो इसको आप पुनः अनुमोदन संसद से आवश्यक होता है, तो उतना ध्यान रखिएगा। ये बातें ऐसी हैं, प्रश्न में घुमा फिराकर बहुत बार पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कुल 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। 1962, 71, 75 में की गई थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आपातकाल हमारे भारत देश में लगाया गया है, ठीक है। अब देखिए, अगला जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, वो है प्रेसिडेंट रूल। तो राष्ट्रपति शासन जिसको कहा जाता है, संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य में, जैसे कोई स्टेट है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलता है कि हाँ भाई, यहाँ पर राष्ट्रपति को चीज़ें बताई जाती हैं कि यहाँ राज्य का शासन संविधान अनुरूप नहीं चल रहा है, संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, आपातकाल की उद्घोषणा करके उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। ऐसी उद्घोषणा जो है, उद्घोषणा की स्वीकृति संसद से 2 माह के भीतर लेना आवश्यक होता है। संसद के अनुमोदन के पश्चात कोई भी उद्घोषणा एक बार में 6 माह से अधिक समय तक, कुल मिलाकर 3 वर्ष से अधिक समय जारी नहीं रह सकती। मतलब पहली बार में 6 महीने, फिर उसके बाद में 6 महीने बढ़ाकर 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित चीज़ें हैं। और अगली शक्ति है आपकी वित्तीय आपातकाल। तो फिनेंशियल इमरजेंसी क्या है, अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत और उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ऐसी उद्घोषणा 2 माह के पश्चात प्रवर्तन में नहीं रहेगी। देखिए, जब तक कि इसके पूर्व उसे संसद द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता, वही अनुमोदन भी आवश्यक होता है। तो अब देखिए, वित्तीय आपातकाल अभी हमारे देश में एक भी बार नहीं लगाया गया है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोगों ने आपातकालीन शक्तियों को देखा। अब देखिए, कुछ उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार है। तो इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेज, कौन कौन सी प्रिविलेज मिलती है राष्ट्रपति जी को। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को कई उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, प्रिविलेज प्राप्त हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं कि जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई भी दंडिक कार्रवाई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो नहीं हो सकती, ना ही की जाएगी, ना ही चालू की जाएगी। राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। तो ये बातें हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पद ग्रहण के पूर्व या पश्चात वैयक्तिक हैसियत में किए गए किसी कार्य के लिए उसे पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई सिविल कार्रवाई तक नहीं की जाएगी उसके खिलाफ में, जब तक कि उसकी सूचना 2 माह पूर्व ना दे दी गई हो। मतलब अगर कार्रवाई करनी भी है तो 2 माह पहले एक पूर्व सूचना देनी होगी। तो ये कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ हैं राष्ट्रपति जी की। राष्ट्रपति जी की वैवेकीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं कि विवेक के माध्यम से चीज़ें कर सकते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में ही नीत रहती है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 74 में संशोधन कर दिया गया, प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार राष्ट्रपति का जो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। किंतु 44वें संविधान संशोधन 1900 के द्वारा अनुच्छेद 74 में पुनः संशोधन करके प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, किंतु अगर कोई पुनर्विचार के बाद अगर सलाह आती है तो उसके मानने के लिए बाध्य है। अब देखिए, अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और इस प्रकार राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। इसी कारण वह किसी भी व्यक्ति
किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। यदि लोकसभा, ध्यान रखिएगा, यदि लोकसभा चुनाव में खंडित जनादेश मिलता है, प्राप्त होता है, भाई किसी भी पार्टी को कोई पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से प्रयोग करते हैं और सामान्यतः ऐसे दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं कि उनकी राय में सदन में विश्वास मत प्राप्त कर लें। भाई राष्ट्रपति को लगता है कि भाई फला पार्टी का व्यक्ति विश्वास मत प्राप्त कर लेगा, उनको अपने स्वविवेक से बुलाते हैं, ठीक है, न्योता देते हैं। अब देखिए, सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर देता है, किंतु यदि कोई सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है अथवा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के विघटन की सिफारिश कर सकती है। तो राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह अपने विवेक के अनुसार, स्वविवेक के अनुसार कार्य करता है। अब मान लीजिए, यदि प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन हो जाता है या सत्ताधारी पार्टी किसी व्यक्ति को अपना नया नेता नहीं चुन पाती, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से सत्ताधारी पार्टी के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी, देखने को आई थी। ऐसी स्थिति में जब मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया हो, कि त्यागपत्र देने को तैयार ना हो, तो राष्ट्रपति इस पर हस्तक्षेप करते हैं, स्वविवेक से सरकार को बर्खास्त करते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट है अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह को तथा अनुच्छेद 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक को आपत्तियों सहित पुनर्विचार के लिए वापस करने में भी राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, और जब वह विधेयक पर अनुमति देता है या रोक लेता है अथवा जेवी वीटो का प्रयोग करता है, तब वो अपने विवेक का प्रयोग करता है, क्योंकि वह स्वविवेक से ही विधेयक पर अनुमति देते हैं या ना देने या पुनर्विचार हेतु लौटाने में, कुछ न करने में निर्णय करता है। भाई स्वविवेक से ही चीज़ें करता है। अनुच्छेद 86(2) के तहत क्या है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 86(2) के तहत संसद को संदेश भेज सकता है। संसद को संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति है, ध्यान रखिएगा, स्वविवेक से सारे के सारे कार्य करता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आज की डेट में हम लोगों ने राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब अगले वाले लेक्चर से हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में उपबंधों को देखेंगे, ठीक है। तो आज की डेट में PDF आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।